अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है गद्दारों के ऊपर। और जब भी गद्दारों का नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे ऊपर मीर सादिक और मीर जाफ़र का ही नाम आता है, क्योंकि ये वो लोग थे जिनकी वजह से हमारा पूरा मुल्क अंग्रेज़ों के हाथ में ग़ुलाम बन गया था। और दोस्तों, जब भी हम मीर सादिक के बारे में ज़िक्र करते हैं तो हर मुसलमान और हर भारतवासी के दिल में उसके लिए नफ़रत ही होती है। मीर सादिक का कैरेक्टर कैसा था और वो किस तरह का इंसान था, ये बात तो हर कोई जानता है। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आज से पहले शायद आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने उन अकाउंट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान और सल्तनत मैसूर के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, हर उस किताब के अंदर मीर सादिक का जिक्र आया है। हर हिस्टोरियन ने मीर सादिक के बारे में लिखा है, मगर कहीं पर भी कम्प्लीटली सिर्फ इसके बारे में नहीं बताया गया कि ये कौन था, इसके माँ बाप वगैरह कहाँ से थे और ये कौन लोग थे। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि मीर सादिक सुल्तान की ही फैमिली से बिलोंग करता था। ये बात गलत है। मीर सादिक सुल्तान का रिश्तेदार नहीं था और ना ही वो किसी रॉयल फैमिली का था, क्योंकि किसी भी हिस्टोरिकल बुक में ऐसा नहीं लिखा गया है कि मीर सादिक सुल्तान के रिश्तेदार था या फिर वो उनकी फैमिली से बिलोंग करता था। मीर सादिक का जिक्र किरमानी ने अपनी किताब द हिस्ट्री एंड द रेन ऑफ टीपू सुल्तान में कुछ इस तरह लिखा है कि मीर सादिक सुल्तान की फ़ौज के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम किया करता था और सुल्तान के सल्तनत को संभालने के दौरान कुछ वक्त के बाद इसको आरकाट का एक कोतवाल भी बनाया गया था। और साथ ही ये वहाँ आरकाट में सुल्तान की जो फ़ौज मौजूद थी उसकी देखरेख भी ये किया करता था। कहा जाता है कि मीर सादिक बेहद ही होशियार और मक्कार शख्स था। इसके अंदर आगे बढ़ने का ऐसा जुनून और ऐसी हवस थी कि ये किसी भी हद तक जा सकता था अपने काम को निकालने के लिए। और अपनी इसी तरह की चालाकी और मक्कारी के चलते ये एक मामूली कोतवाल से सुल्तान के करीबी लोगों तक अपनी एक जगह बनाने में कामयाब हो गया। इसने अपने इरादे कभी भी किसी बाहर वाले के सामने जाहिर नहीं किए, क्योंकि ये वो सांप था जो अपने ईमान का भी सौदा कर चुका था सिर्फ अपनी हुकूमत को या फिर अपने पावर को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इसने अपने ढोंग और झूठ से सुल्तान को ऐसा इम्प्रेस किया हुआ था कि सुल्तान कभी भी इसके इरादों को समझ नहीं पाए और इसको नेक और वफादार इंसान समझकर सुल्तान ने इसको सल्तनत मैसूर का साहिब दीवान या फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिए थे। मीर सादिक वैसे ही था जैसे शेख अय्याज था, जैसे चिकनी चुपड़ी बातें करना और ख़ुद को हमेशा अच्छा इंसान बताना और पीठ पीछे गद्दारियों का जाल बुनना। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि मीर सादिक ने सुल्तान को धोखा दिया था, वो सिर्फ आखिरी जंग में नहीं था, बल्कि सुल्तान को उसने पूरी शख्सियत पे एक दाग लगाने की कोशिश की थी। जब मीर सादिक साहिब दीवान बनाया गया था सल्तनत मैसूर का, तो इसने हर तरफ एक जाल बिछा दिया था गद्दारों का। और इसने कई ऐसे गद्दारों को अपने गिरोह में शामिल किया जो पैसे और दौलत के लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अपने बादशाह और अपने मुल्क से गद्दारी करने को भी वो तैयार हो गए, बस चंद रुपयों की खातिर, और जिसके चलते उन लोगों ने अपनी आखिरत और अपनी दुनिया दोनों गंवा दी। आज जो इल्ज़ाम सुल्तान पे लगाए जाते हैं कि सुल्तान ने लोगों पे जुल्म किए हैं और कई लोगों को मारे थे एक्सेट्रा, ये काम सुल्तान ने नहीं बल्कि इस मीर सादिक गद्दार ने करवाए थे। इस बात के बारे में किरमानी ने अपनी किताब के पेज नंबर 156 और 157 में डिटेल के साथ लिखा है कि बिना सुल्तान के हुक्म पे मीर सादिक ने पूरी सल्तनत में हर जगह पर जुल्म करने शुरू कर दिए थे और इसने अपने गद्दारों का जाल इस तरह से बिछाया हुआ था कि सुल्तान तक किसी भी तरह की खबर को पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाता था। और अगर कोई खबर सुल्तान तक पहुंच भी जाती और सुल्तान इसको सवाल करते तो ये उस खबर को इस तरह से मैनिपुलेट करता था और बताता था कि उस जगह के लोगों पे इसने इसलिए जुल्म किया था क्योंकि वो लोग सुल्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी कर रहे थे एक्सेट्रा। दोस्तों, उस दौर में कम्युनिकेशन बहुत ही कम था, सिर्फ ख़तों के ज़रिए ख़बर को पहुंचाया जाता था
और उस दौर में वो आम लोग जिनके ऊपर मीर सादिक के हुक्म से जुल्म किए जाते थे वो बेचारे सुल्तान तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे, मगर फिर भी सुल्तान के ऊपर ही सारे इल्ज़ामों को लगाया जाता था। मैं समझता हूं कि मीर सादिक ने आम लोगों पे जुल्म इसलिए किए थे ताकि सुल्तान के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर एक नफ़रत को बढ़ाया जाए, और शायद मीर सादिक ने इस काम को ब्रिटिशर्स के कहने पे किया होगा। दोस्तों ज़रा सोच के देखिए सुल्तान की कंडीशन को। एक तरफ ये गद्दार थे जो सुल्तान के अंदर से पूरी सल्तनत को कमज़ोर किए जा रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज़ फुल स्केल प्रोपेगेंडा चला रहे थे सुल्तान के ख़िलाफ़, और तीसरा सुल्तान के अपने ही मुल्क के दूसरे राजा जैसे कि निज़ाम और मराठा, इन लोगों ने अंग्रेज़ों की चालों को बिना समझे सुल्तान के ही ख़िलाफ़ खड़े हो गए, और चौथा सुल्तान के करीबी जितने भी वफ़ादार थे वो एक एक करके शहीद हो रहे थे। सुल्तान के लिए इन गद्दारों ने ऐसे हालात बना दिए थे कि हम उन हालात को सिर्फ इमेजिन करके रो पड़ेंगे। दोस्तों मीर सादिक की गद्दारी के चलते इसको एक बार गिरफ़्तार भी किया गया था। इसके साथ कमरुद्दीन और पूर्नैया भी उस चाल में गिरफ़्तार हुए थे, मगर मीर सादिक ने बड़ी ही चालाकी के साथ सुल्तान को ये कहा कि वो अंग्रेज़ों से मिलने का नाटक इसलिए कर रहा था ताकि वो अंग्रेज़ों की चालों को बेहतर तरीके से समझ सके और अंग्रेज़ों के साथ कौन कौन मिला हुआ है ये वो सुल्तान को बता सके। और साथ ही इसने रो रो कर सुल्तान के पास कसम खाकर ये कहा कि वो सुल्तानत मैसूर और हज़रत टीपू सुल्तान का वफ़ादार है, जिसके बाद इसको माफ़ कर दिया गया था। मगर इस गद्दार ने अपनी गद्दारियों को जारी रखा और इसने सल्तनत को पूरी तरह से कमज़ोर किया। दोस्तों जब वेंकी नवाब साहब की शहादत हुई 4th एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, उसी दौरान मीर सादिक के हौसले पूरी तरह से मजबूत हो गए थे, क्योंकि एक एक करके सुल्तान के सभी वफ़ादार या तो शहीद हो चुके थे या तो गिरफ़्तार कर लिए गए थे, और अंग्रेज़ हर तरफ से सल्तनत मैसूर पे कब्ज़ा किए जा रहे थे। ज़रा सोच के देखिए कि एक अकेले सुल्तान कितनी जगहों पे लड़ाइयाँ लड़ते। जब सुल्तान की नामौजूदगी में फ़ौज अंग्रेज़ों से लड़ रही होती थी तो मीर सादिक सुल्तान के नाम से झूठे रॉयल ऑर्डर्स को इशू करवा दिया करता था, जिसके चलते फ़ौज के कमांडर्स की अदला बदली कर दी जाती थी, जिसकी वजह से पूरी सल्तनत मैसूर की फ़ौज कमज़ोर हो जाती थी और वहाँ उस मुहिम में अंग्रेज़ों के सामने उन्हें हारना पड़ता था। मीर सादिक ने अंग्रेज़ों के साथ ये मुआहिदा किया हुआ था कि वो हज़रत टीपू सुल्तान को हटाकर मीर सादिक को सल्तनत मैसूर का नया सुल्तान बनाएंगे, और इसी हुकूमत को पाने की लालच में वो हर चाल चले जा रहा था। दोस्तों किरमानी की किताब में एक बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लिखी हुई है मीर सादिक के बारे में कि वो एक जादूगर भी था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किरमानी की किताब में ये लिखा गया है कि मीर सादिक जादू टोने का इस्तेमाल किया करता था सुल्तान और दूसरे वफ़ादार लोगों के ऊपर, ताकि वो उन लोगों की ज़ुबानों को बंद कर सकें और रोक सकें। किरमानी ने अपनी किताब द हिस्ट्री एंड द रेन ऑफ टीपू सुल्तान में क्लियरली लिखा है कि मीर सादिक काली मिर्च या फिर ब्लैक पेपर को जलाकर जादू टोना किया करता था। और दोस्तों जो शख्स जादू टोना करे या करवाए वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, और ऐसे लोगों को ही काफिर कहा जाता है। दोस्तों आज भी कई ऐसे जाहिल हैं जो जादू टोने का इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए अपने ज़मीर को और अपने ईमान को खो देते हैं, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो कुछ ही दिनों की अय्याशी के लिए अपने ईमान का सौदा करके वो जहन्नम ख़रीद रहे हैं। दोस्तों ये गद्दार मीर सादिक ही था जिसने गाज़ी बाबा को क़ैद खाने में शहीद किया था, और 3 मई 1799 की रात को सुल्तान को इसकी गद्दारियों के बारे में ख़बर मिल गई थी, और सुल्तान ने खुद अपने हाथों से एक पेपर के ऊपर कई गद्दारों के नामों को लिखकर मीर मुइनुद्दीन को दिए थे, और उसको यह हुक्म भी दिया था कि फ़ौरन इसमें लिखे हुए लोगों को सज़ाए मौत दी जाए। मगर मीर मुइनुद्दीन ने वहाँ पर एक गलती कर दी। उन्होंने उस पर्ची को वही महल में खोलकर पढ़ने लगे जिसमें सबसे ऊपर मीर सादिक का नाम लिखा था, और वहाँ मौजूद किसी एक नौकर ने इस नाम को देखकर उसने मीर सादिक को यह खबर दे दी कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। इसलिए मीर सादिक ने उसी रात को ये प्लान बनाया अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कि इमीडिएटली कल यानी 4 मई 1799 को अंग्रेज़ किले के अंदर घुसेंगे, और उसने ये भी चाल चली कि वो किस तरह सल्तनत मैसूर के सिपाहियों को तनख्वाह देने के बहाने वहाँ पे किले की दीवार से हटा देगा, और उसी वक्त अंग्रेज़ों को किले के अंदर दाखिल होना है। दोस्तों मीर सादिक ने अपने सुल्तान और अपने वतन के साथ गद्दारी की, और उसकी सज़ा तो अल्लाह ताला ने उसको उसी दिन दे दी थी जिस दिन वो ख़ुद को सुल्तान बनाने के ख्वाब देख रहा था, यानी 4 मई 1799 को। दोस्तों अगर आपने मेरी द ब्रीच ऑफ श्रीरंगापट्टनम फोर्ट वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को किले के अंदर किस तरह से दाखिल करवाया था,
और वहाँ पे मौजूद सल्तनत मैसूर के सिपाहियों को उसने तनख्वाह देने के बहाने किस तरह से बुलाया था। जब हज़रत टीपू सुल्तान वाटर गेट के पास पहुँचे अपने मुट्ठी भर लोगों के साथ, तो वहाँ पे मौजूद मीर नदीम जो कमांडेंट था फोर्ट का, उसने सुल्तान के पीछे से किले का दरवाज़ा बंद करवा दिया ताकि किले के अंदर मौजूद सुल्तान के फ़ौजी सुल्तान की मदद के लिए ना पहुँच सकें। और मीर सादिक इसी दौरान बेंगलोर गेट की तरफ से किले के बाहर अंग्रेज़ों से मिलने जा रहा था कि तभी वहाँ मौजूद कुछ सिपाहियों ने मीर सादिक को रोक लिया। और जब इसको पूछा गया कि वो ऐसे हालात में कहाँ जा रहा है, तो मीर सादिक ने कहा कि वो सुल्तान के ही हुक्म से बाहर अंग्रेज़ों से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। मगर तब तक किले के अंदर अंग्रेज़ों के घुसने की बात फैल चुकी थी। और दोस्तों, वहाँ मौजूद सिपह सालारों में से एक जाबाज आगे आए और ये कहते हुए कि तुम गद्दारों ने सुल्तान को अंग्रेज़ों के हवाले करके ख़ुद को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें जहन्नुम पहुँचा दूंगा। इतना कहकर उन्होंने मीर सादिक की गर्दन पे ऐसी तलवार मारी कि उसकी आधी गर्दन वहीं पे कट गई और वो घोड़े से नीचे गिर गया। मीर सादिक के लाश के वहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अंग्रेज़ों को जब मीर सादिक की लाश के टुकड़े मिले तो उन लोगों ने वहीं पर पास में ही उसको दफन कर दिया। मगर वहाँ की आम लोग जो उस लाश के बारे में जानते थे, उन लोगों ने उस लाश की जगह को या फिर उसकी कब्र को खोद कर उसके टुकड़ों को बाहर निकाले और उस पर पेशाब और पैखाना करवाने लगे। ये देखकर अंग्रेज़ तंग आ रहे थे, क्योंकि जितने बार अंग्रेज़ उसको मिट्टी के अंदर दबाते, बार बार लोग उसको बाहर निकाल देते और उसके ऊपर गंदगी फेंकी जाती। इसलिए अंग्रेज़ों ने तंग आकर गंजाम के पास एक मकबरे में उसको दफना दिए और वहाँ पे कुछ सिपाहियों को भी तैनात कर दिया गया ताकि उसकी लाश को दोबारा कोई बाहर ना निकाल सके। दोस्तों, उस खंडर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी गद्दार मीर सादिक की ज़िंदगी और उसकी जहन्नमी मौत का वाक़या। और आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।